हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल क्लासेस में। आज यूपीएससी ने दोस्तों अपने जो आंसर कीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस किए। आज 2024 का जो प्री हुआ था उसके आज आंसर कीज़ आए हैं 2024 का। आप देख सकते हैं मेरे पास सीरीज़ बी था, सेट बी था। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में और शॉर्ट्स के माध्यम से बताया भी था कि आंसर कीज़ आ गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 2024 के सीरीज़ बी यानी सेट बी के क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो लगातार देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं यूपीएससी के थ्रू। देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ड्रॉप्ड 3, और इसमें 97 जो क्वेश्चन है उसी का मार्किंग की गई है उसी से। तो ये बताना एक इम्पॉर्टेंट था कि कितना बड़ा सेटबैक है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि यार हम एग्ज़ाम देते हैं सब तैयारी करके, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं। 3 क्वेश्चन, इसमें गलती किसकी है? आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी हो तो आपको ये समझ होनी चाहिए, राइट? आज थोड़ा ब्लंट बोलने का मन कर रहा है तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। यार ड्रॉप करने से पहले आप उसको एनालाइज़ क्यों नहीं करते, है ना? 97 क्वेश्चन में से ये किया गया है। और कौन कौन से क्वेश्चन इनवैलिड घोषित किए गए मैं आपको बता देता हूँ। सेट बी का 30वां क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो 82 क्वेश्चन जो यहाँ पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं 87 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी। ऊपर पीडीएफ मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 3 क्वेश्चन इनवैलिड है और एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है, पॉलिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज। ये एक्चुअली आप सभी जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने बेसिक पढ़ा होगा यार, तो यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट। मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ पे आएगा प्रेसिडेंट। तो आपने ये कैसे मान लिया यार कि प्राइम मिनिस्टर? बाय द वे देखिए, मैंने अपने सेट में इसको गलत मार्क करके रखा था, इसको सही तो मैंने बी मार्क करके रखा था। बट जब मैंने आंसर कीज जो मिलान किया तो उसमें मैंने लिखा बट यूपीएससी ऑफिशियल आंसर कीज में आंसर सी दिया गया है। तो कितना गलत है देखिए। तो बेसिक है ना यार, आर्टिकल 112 में लिखा गया है, बजट के बारे में बताया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, साफ तौर पे कहा गया है कि वो प्रेसिडेंट ही होगा। तो यहाँ पे आपने इसको भी सही मान लिया, इसको भी सही मान लिया, इस तरह से सी हो गया, है ना? तो ये एक सेटबैक है, ये एक बहुत ही गलत तरीका है यूपीएससी का। एक तो यार आप 1 साल बाद यूपीएससी जो है अपना आंसर की रिलीज़ करती है, 1 साल बाद भी करती है तो वो 100% सही नहीं होती है ना? आप 3 क्वेश्चन जो है आप 3 क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर देते हो, एक क्वेश्चन जो है ऐसे गंदे तरीके से उसको गलत कर देते हो, तो यूपीएससी एस्पिरेंट करे तो करे क्या? एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो तैयारी करनी होती हैं, आप ऊपर से ऐसे करोगे कि 3 क्वेश्चन आप ड्रॉप कर दोगे, एक बहुत गंदे तरीके से गलत कर दोगे, तो ये कैसे चलेगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि क्या है। मैं आपको आर्टिकल 112 इन हिंदी में ही दिखा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जो डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं या बजट की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति आप देखिए ध्यान से, ये राष्ट्रपति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने भारत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। तो यार आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गए क्या? आपने ऐसा क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया और उसको बता दिया, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये डिमोरलाइज करने वाली चीज़ है यार। ये देखिए ये देखिए मस्ट प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेस। तो आप यहाँ पे सिद्ध तौर पे गलत तरीका है, ये बहुत एक गंदा तरीका आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये क्या कर रही है यूपीएससी अपनी जो जवाबदेहिता है उसको सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है। बार बार वही चीज़ें, पिछले बार आप 2023 में देखेंगे एक क्वेश्चन या दो, एक है शायद, जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, आपने 2023 में यार एक क्वेश्चन कर दिया, 2022 में आपने एक क्वेश्चन कर दिया, 2021 की मैं बात करूँ आपने एक, कि 2020 में भी आपने एक क्वेश्चन किया। तो आप कर क्या रहे हो यार? सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
को बहुत सारे मेरे साथी हैं जो ये मान के बी लगा के आए होंगे, लेकिन आपने सी दिया तो आप माइनस मार्किंग चला गया, ये हो गया गलत। माइनस मार्किंग हो गया जो 0.66 मार्क का रहता है, 0.66 जब रहता है जो कट जाता है तो यार 87, जैसे अब जनरल और मैं ओबीसी लेके चलूँ तो 87 इस बार रहा वो कट ऑफ, है ना, तो इससे कम होगा। और 0.012 का भी एक फ़र्क पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे 0.66 है, तो ये कितना बड़ा एक आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये देखिए सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है, पहला है ना। चलो इसको मान लेते हैं कि ये सही है, बहुत सारे कोचिंग इसको सही भी माना था। इसके बाद देखिए सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुक्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती, है ना। इसको बहुत सारों ने गलत माना था, तो इसके हिसाब से सी होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। इनवैलिड घोषित कर दिया तो सबसे पहला बात इनवैलिड घोषित होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आप संवैधानिक संस्था हो, आपसे क्वेश्चन ह्यूमन एरर होता है दोस्तों। लेकिन उसके पहले कई चरणों में आपको पेपर को एनालाइज करना चाहिए। बहुत तरीके ऐसे हैं जो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पिछले 4 सालों से लगातार पेपर ऐसे इनवैलिड घोषित होते रहे हैं क्वेश्चंस। तो यार इसमें कोई स्टूडेंट जो इससे संबंधित इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ा होगा, उसने इसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट मान लो लगाए भी होंगे, तो यार वो समय जो दूसरे क्वेश्चन में दे सकता था वो इसमें लग गया ना, इसमें लग गया, और ये क्वेश्चन ऐसे भी नल एंड वाइड हो गया, तो वो टाइम चला गया। आप जानते हैं कि 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम में, आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे यूपीएससी ने ध्यान नहीं रखा। ये देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, हिस्ट्री है यार, ये हिस्ट्री देखिए। कानवाली द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में चीज़ें हैं, कहता है राजस्व संग्रहण के रैयत वाले बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई है। ये गलत था, ठीक है भाई। नॉर्मल स्टूडेंट जो उन्होंने बेसिक पढ़ा है, एनसीईआरटीज़ पढ़ी हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हो, स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, उसने वो गलत किए होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि ज़मींदारी नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने विफल रहता तो उसकी ज़मींदारी को हटा दिया जाता था। ये तो सही है, तो इसको आपने क्यों इनवैलिड घोषित किया? मुझे इसका आंसर चाहिए। आप सभी बताइए, कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिए, इसको शेयर करिए कि ये गलत है, यूपीएससी ने यहाँ पे गलत किया है। यहाँ पे एक आपने एक फंडामेंटल कमिट मिस्टेक किया यार, ये नहीं हो सकती। एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हुई है ना। कानवालिस में इसको ये गलत हो गया तो ये सही है, लेकिन आपने इसको क्या किया, इनवैलिड घोषित कर दिया। इसको क्यों इनवैलिड घोषित? उसका भाई आपने स्टेटमेंट कभी दिया नहीं। आप गोपनीयता पे विश्वास करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसी गोपनीयता है आपकी। 1 साल हो गया, 1 साल बाद आप आंसर की रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो भी 100% आपका सही नहीं होता। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इनवैलिड घोषित किया गया। इसमें कहा गया कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया। अब जानते हैं अभी 2022 में आई थिंक ये अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पीड़क जंतु नामक कोई श्रेणी है ही नहीं। वो ऊपर से 6 जो शेड्यूल थे उसको 4 शेड्यूल कर दिया गया। 6 जो थे उसको 4 घोषित कर दिया गया दोस्तों, है ना। उसके बाद आप ऐसा क्वेश्चन, ये तो गलत है। लेकिन देखिए इस इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स एक अन्य जंतु का रक्त पीता है, रक्त, ये गलत है। तो दोनों गलत कहाँ है? यहाँ पे स्टेटमेंट आपने जनरेट ही नहीं किया। ऐसा फंडामेंटल मिस्टेक क्यों करती है यूपीएससी? यार आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आप संवैधानिक संस्था हो, आपसे ये उम्मीदें नहीं हैं हम सबको। हम आपकी उम्मीदों पे रहते हैं। हम सब जितने भी यूपीएससी वाले हैं आपको मान के चलते हैं कि आपकी जवाबदेहिता है। आप बीपीएससी यूपीपीसीएस नहीं जैसा करता है वो वैसे आप नहीं हो सकते, है ना। जैसे बीपीएससी और आप में फिर अंतर क्या रह जाएगा, है ना। हम आपको तभी जानते हैं जब एक पारदर्शी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, है ना। आप एक ट्रांसपेरेंसी लाते हो, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन वही ट्रांसपेरेंसी आपकी बार बार लगातार ये गलत हो रही है। अनेकों तरीके से ये आपके तरीके जो हैं वो गलत साबित होते रहे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मुझे नहीं समझ आता। देखिए दूसरी चीज़ें मैं और बताता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चन, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों। चारों क्वेश्चन में समय भी गया है। अगर मैं 1 मिनट मान लूँ या 1.5 मिनट, कभी कभी हो सकता है। ये कितने कठिन सवाल हैं, देखिए आप कितने कठिन सवाल हैं। ये नॉर्मली हमको नहीं जानते हम इन सबको, लेकिन हम फिर भी अटेम्प्ट करते हैं कि कुछ ऐसा है कि कुछ इंट्यूशन से, कुछ ऐसा है कि हम इंट्यूशन का नॉलेज जो है पीछे का उसमें पढ़े होंगे, लेकिन हम इसमें समय लगाते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, फिजिबल रहता है, जनरल रहता है, तो शायद बन जाए। लेकिन हम इसमें समय 1 मिनट डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट सोचने में डाल देते हैं, 2 मिनट,
आप देखिए, है ना, 1 मिनट से 2 मिनट तक। लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं इनवैलिड घोषित। इनवैलिड घोषित कर देते हो हमको 4 क्वेश्चन यार, 4 दूना 8, 8 मिनट हमारे जाते हैं। 8 मिनट आप समझ सकते हैं, 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप इनवैलिड घोषित कर देते हैं इसको, है ना। इसके लिए बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है 25, जो अभी इस वाले अटेम्प्ट दे रहे हैं 25 तारीख को, प्लीज़ अभी अब पढ़ाई में फ़ोकस करें, उसके बाद ही जो एक्शन है वो लेंगे, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ये एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल है दोस्तों, बहुत ये अस्वीकारणीय है, ये अक्षम्य, एक लगभग एक अपराध जैसा यूपीएससी ने किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते यार। आपको तो भी ये पता होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो प्रेसिडेंट आता है ना। क्या आपने 112 आर्टिकल भी पढ़ा नहीं है? मैं सच में ये जेन्युइनली सवाल करना चाहता हूँ यूपीएससी से। आपको आर्टिकल 112 नहीं पता है? अगर आपको 112 आर्टिकल नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपने आप को देखिए। आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आयोग ही अयोग्य वाली बात मत कीजिए ना, आप मत करिए ऐसे। आप तो ऐसे बार बार ऐसे चीज़ें साबित कर रहे हैं कि आयोग ही अयोग्य है। हम आपको मान के चलते हैं कि आप एक ऐसी जवाबदेही लेने वाली एक संस्था है, पारदर्शिता रखने वाली एक संस्था है, तो आप ऐसे चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन बार बार अनेकों बार आपसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बोलने एक मजबूरी बन जाती है हम सब की। हम सभी स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छे से हो, बस उसके बियॉन्ड हम और कुछ नहीं चाहते। लेकिन आप जो ऐसी घटियापन करते हैं उसके बाद बहुत दुख पहुंचता है। जेन्युइनली मैं ये समझ सकता हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट्स हूँ। आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो सारी एस्पिरेंट्स हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एक मेंटल, और देखिए 4 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, 4 दिन में आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये एक और ऐसा है कि ऊपर से मेंटल, आप एक तो विद्यार्थी ऐसा है कि मेंटली डिस्टर्ब रहता है पास में एग्ज़ाम के, और आप 1 साल बाद 4 दिन पहले देते हैं। यही घटियापन 2030 में भी आपने किया था, है ना। 2024 में, 2023 में भी आपने ऐसा किया था। तो पहले क्यों नहीं दे देते आप? जैसे कि राजस्थान में आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद दे दिया जाता है। तो आप क्यों, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप पारदर्शी हैं, तो जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आप निकालते हैं 20 से 15 दिन में प्री का, तो उसके कुछ दिनों बाद क्यों नहीं दे देते आप आंसर क्यों आप बाद में देते हैं? यही दोस्तों, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फंसी रह जाती है। हम सबको एक साथ इस चीज़ को टैकल करना होगा, बताना होगा कि दैट्स नॉट राइट, ये सही चीज़ नहीं है। हमने क्या सोचा था, हमारे साथ क्या हो रहा है। पिछले साल भी एक ऐसा क्वेश्चन था, पिछले साल तो 2023 में, मैं बताऊं आपको, सीसेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग के, जो आंसर की में ऐसा है कि रीजनिंग कैसे गलत हो सकता है? रीजनिंग तो एक ही आंसर आता है ना उसका। लेकिन रीजनिंग में भी आपने एक फंडामेंटल मिस्टेक कमिट किया था, उसके बाद भी आप नहीं सुधरे। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे भी पहुंचाइए, ताकि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो जान सके, देख सके कि दैट्स नॉट राइट। हम एस्पिरेंट हैं, हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। एक बहुत ही कंपटीशन है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। एग्ज़ाम फेयर हो, एग्ज़ाम दिलाएं, उसके बाद जाएं आगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।